1905 स्वदेशी आंदोलन, 1908 मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी, 1909 नासिक कॉन्स्पिरेसी, 1912 दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। ये सारे इवेंट्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुए थे और इन सारे इवेंट्स में एक चीज़ कॉमन था और वो था विनायक दामोदर सावरकर। एक तरफ ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका ये मानना था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को चलाना चाहिए। लेकिन सावरकर किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। आज हम लोग सावरकर को एक विजनरी, एक हिस्टोरियन और एक महान कवि के रूप में देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सावरकर को माफीवीर, गांधी का हत्यारा और मुस्लिम विरोधी की तरह देखते हैं। सावरकर या तो राष्ट्रभक्त थे या माफीवीर। ऐसे डिबेट के बीच में जो रियल हिस्ट्री है, सावरकर के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, सावरकर की गलतियां हैं, वो कभी डिस्कस होती नहीं। इस वीडियो को हम 4 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिससे हम ये जान पाए कि सावरकर ने जो किया वो क्यों किया, कैसे किया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे। सावरकर वीर सावरकर कैसे बने। पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ सावरकर, दूसरा चैप्टर स्ट्रगल्स ऑफ सावरकर, तीसरा चैप्टर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सावरकर और चौथा चैप्टर फॉल ऑफ सावरकर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर ओरिजिन ऑफ सावरकर से। सावरकर का जन्म 1883 में नासिक के एक छोटे से गांव में हुआ था। शुरू से ही जो रिच मराठा हिस्ट्री थी, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो पेशवा हो, कैसे वो मुगलों से और ब्रिटिशर्स से लड़े थे, ये सब सुनकर सावरकर बड़े हो रहे थे। चाहे सावरकर के टाइम के फ्रीडम फाइटर्स हों, जैसे बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे, चेपकर ब्रदर्स, गोपाल गणेश आगरकर, इन सब के सेक्रीफाइसेस को सुनकर सावरकर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। सावरकर जब 10-11 साल के थे तो महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया था। जगह जगह लोग प्लेग की चपेट में आके मर रहे थे, कोई भूखमरी से मर रहा था तो कोई प्लेग। ऐसे में वहां के लोग और बागी हो गए। सावरकर को अपने आसपास ऐसा माहौल देखकर और क्रांतिकारियों का बलिदान देखकर उनका माइंडसेट और ज्यादा क्रांतिकारी होता गया। ऐसे माहौल में और स्वराज्य की भावना के साथ सावरकर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कभी अपने भावनाओं को कविता के रूप में लिखते तो कभी छोटी कहानियों के रूप में, और सबको सुनाते। 1905 के स्वदेशी आंदोलन में न सिर्फ उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, पर उस आंदोलन को पूरे नासिक में फैलाने की भी कोशिश की और इसी चक्कर में उन्हें कॉलेज से भी रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। लेकिन सावरकर के जो मन में चिंगारी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो और तेज हो गई। बाद में बाल गंगाधर तिलक के रिकमेंडेशन पे सावरकर इंग्लैंड गए, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के पास। श्यामाजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस चलाते थे और जो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के स्टूडेंट्स होते थे उनको स्कॉलरशिप देते थे पढ़ने के लिए। भारत के बाहर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो भारत में क्रांतिकारियों को मदद पहुंचाते थे। जैसे भारत में मित्र मेला, अभिनव भारत, अनुशीलन सोसाइटी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थे, वैसे ही भारत के बाहर भी कुछ सोसाइटीज थी, जैसे गदर सोसाइटी, इंडिया हाउस, बर्लिन में मैडम कामा, और भी ऐसी कई सोसाइटीज थी अलग अलग देशों में जो वहां भारत की बात रखते थे। इसी तरह सावरकर इंग्लैंड में जाके इंडिया हाउस से जुड़ गए और वहां से क्रांतिकारियों की मदद करने लगे। अलग अलग देशों से हथियार हो, बॉम्ब मैनुअल हो या कोई बुक हो, ये लोग बाहर से इंडिया में ये सब चीजें भेजने लगे छुपाकर, ताकि क्रांतिकारियों की हेल्प हो सके। और एक दिन सावरकर पर नासिक के कलेक्टर की हत्या करने का आरोप लगता है। राजद्रोह जैसे कितने आरोप उन पर लगा दिया जाते हैं और उनको इंग्लैंड से स्पेशली अरेस्ट करके इंडिया लाया जाता है सजा देने के लिए। और यहाँ से शुरू होती है सावरकर की स्ट्रगल। चैप्टर 2 स्ट्रगल ऑफ सावरकर। सावरकर को जबरदस्ती इंग्लैंड से इंडिया लाए और सजा दी। ना कोई ठोस गवाह, ना सबूत, सिर्फ शक, और सावरकर अंडमान जेल में। सावरकर की स्ट्रगल यहां से शुरू नहीं होती, स्ट्रगल बहुत पुरानी है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। जब सावरकर और इनके जैसे क्रांतिकारी इंडिया में रहकर ब्रिटिशर्स से युद्ध करते हैं, तब इनको कैसे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज बात करते हैं। जो सबसे पहला चैलेंज ये लोग फेस करते थे वो था अंग्रेजों का कानून। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, सिर्फ शक, और ये सारे लोग जेल के अंदर। इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता था सीक्रेटली काम करना। ना सिर्फ खुद की और अपने मेंबर्स की जान बचानी है, लेकिन जो प्लान बनाया है वो भी बचाना है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, अपने लोगों को कन्विंस करना। जब ऐसे क्रांतिकारियों पे अंग्रेज कोई एक्शन लेते थे तो खुद तो आते नहीं थे इनको अरेस्ट करने। जो लोग आते थे, सिपाही या सैनिक, खुद भारतीय होते थे। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? सबसे बड़ा चैलेंज होता था इन लोगों को समझाना या इनके खिलाफ वेपन उठाना। ये लोग ब्रिटिशर्स के एक ऑर्डर पे ही लोगों को भून देते थे, जैसे जलियांवाला बाग में भूना था। लेकिन क्रांतिकारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनको कन्विंस कैसे करें या इनको रास्ते से कैसे हटाएं। अब जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था इनका, अपने ही लोग इनका साथ नहीं देते थे। बड़े बड़े नेता थे, वो पब्लिकली इन रेवोल्यूशनरीज को क्रिटिसाइज करते थे, इन लोगों को एडवाइस करते थे हथियार छोड़ दो, अहिंसा के मार्ग पे आ जाओ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, ब्रिटिशर्स के साथ काम करो। अब ऐसी स्थिति में आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों के लिए काम करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। अब आते हैं सावरकर के स्ट्रगल्स पे जो उन्होंने अंडमान जेल में सही। काला पानी जेल में सावरकर के स्ट्रगल्स के बारे में लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं, जैसे 6 महीने उनको अलग रखना, गंदा खाना देना, गंदा पानी देना, टॉर्चर करना। ये सारे स्ट्रगल्स अपनी जगह अलग हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी स्ट्रगल्स की बात करेंगे जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। सावरकर को जब काला पानी हुआ था तो उनकी उम्र 27-28 साल थी। अब ऐसा समझो कि किसी व्यक्ति को किसी चीज की एडिक्शन है
और अचानक से उस व्यक्ति से वो चीज़ छीन ली जाए सदा के लिए, तो उस व्यक्ति की बेचैनी को समझो। वही हालत सावरकर की थी और यही बेचैनी उन्होंने जेल में रहते अपनी कविताओं में लिखी है। कविताएं लिखते दीवार पे, उसको याद करते फिर मिटा देते, फिर नई कविताएं लिखते फिर याद करते फिर मिटा देते। हम लोगों के पास से 10 मिनट के लिए हमारा फोन गायब हो जाए तो हम लोग बेचैन हो उठते हैं। अब इमेजिन करो सावरकर की बेचैनी की, जो उनमें देश के लिए कुछ करने का एडिक्शन था, उनको उससे पूरी तरह दूर कर दिया गया। एक ऐसी जगह भेज दिया गया भारत से दूर जहां वो कुछ नहीं कर सकते। और सावरकर करते भी तो क्या करते, कविताएं लिखी, पिटीशन लिखे वहां से बाहर निकलने के लिए, ना सिर्फ अपने लिए, जो उनके साथ और भी कैदी थे उनके लिए भी। वहां के जेल में कैदियों को ऐसा टॉर्चर किया जाता था कि कितने कैदियों ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया था, कितने कैदियों ने सुसाइड अटेम्प्ट तक किए थे। सावरकर जैसे पर्सनालिटी का वैसे जगह पे कैद होकर रह जाना कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं चैप्टर 3, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सावरकर। भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक अलग अलग क्रांतिकारी सावरकर से इंस्पायर्ड थे। भगत सिंह तो इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी जेल की दीवारों पर सावरकर की कविताएं लिख रखी थी। आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को सावरकर की लिखी किताब दी जाती जिससे वो इंस्पायर हो सके। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में एक बेसिक क्राइटेरिया था कि उनको सावरकर की लिखी किताब का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हैं। सावरकर का क्रांतिकारियों पर इतना बड़ा इंपैक्ट था, जो काम वो खुद नहीं कर पाए वो काम उनकी लिखी किताबों ने कर दिया। अब जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सावरकर का, वो था भारतीय समाज में। जितनी नफरत वो अंग्रेजों से करते थे, उतनी ही नफरत जात पात और ऊंच नीच से करते थे। अंबेडकर तो शोषित वर्ग के लीडर बाद में बने, सावरकर पहले से ही अनटचेबिलिटी, सबको शिक्षा का समान अधिकार ना होना, टेंपल में एंट्री ना होना, इन सब चीजों के सख्त खिलाफ थे। अंबेडकर ने जो महाराष्ट्र में सत्याग्रह किया था, सबसे पहला सपोर्ट सावरकर ने किया था उनका। और इन्हीं सब चीजों की वजह से सावरकर कई रूढ़िवादी लोगों के निशाने पे भी रहते थे। जो तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था सावरकर का, वो थी पॉलिटिकल हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि। जो व्यक्ति भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि समझता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और रेस, वो हिंदू है। कई लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मैडम कामा ने एक झंडा पकड़ा है। इस झंडे के 3 पार्ट हैं, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है और नीचे एक जगह सूर्य की फोटो है तो एक जगह आधे चंद्रमा की। सावरकर जितना हिंदुओं को भारत का हिस्सा मानते थे, उतना ही मुस्लिमों को, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी थी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या पारसी हो, जो व्यक्ति भारत को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने सावरकर को हिंदू हार्डलाइनर की तरह टैग किया और उनको साइड कर दिया। अब आते हैं चैप्टर 4, फॉल ऑफ सावरकर में। सावरकर की जितनी लड़ाई अंग्रेजों से थी, उतनी ही लड़ाई मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी से थी। एक तरफ ये लोग पाकिस्तान और डोमिनियन स्टेटस पर अटके हुए थे, तो सावरकर को स्वराज्य से कम कुछ नहीं चाहिए था। वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2, इन सब लोगों का ब्रिटिशर्स का साथ देना और उनके लिए सैनिक भी रिक्रूट करना, चाहे मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो या पाकिस्तान की डिमांड हो, सावरकर इन सब चीजों के पूरे खिलाफ थे। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी से लड़ाई, तो दूसरी तरफ ब्रिटिशर से लड़ाई। अपने स्ट्रगल के लास्ट फेज में सावरकर रत्नागिरी में ही कैद होकर रह गए और दूसरी तरफ मुपला मैसेकर, खिलाफत मूवमेंट, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और बंटवारे के समय लाखों लाशों का गिरना, और उसी बीच गांधी जी के ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुस्लिम हिंदुओं की जान भी ले लेते हैं तो खुशी खुशी हिंदुओं को अपनी जान दे देनी चाहिए, ये साबित करने के लिए कि मुसलमान उन्हीं के भाई हैं। ऐसे स्टेटमेंट सुन के सावरकर का खून खौल उठता था और धीरे धीरे जब उन्होंने हिंदुओं का पक्ष रखने की कोशिश की, जो उनका स्टांस था वो एंटी मुस्लिम लगने लगा और धीरे धीरे उनको हिंदू हार्डलाइनर बोल के साइड कर दिया गया। ये सब कम नहीं था कि उनके ऊपर एक और आरोप लगा, गांधी की हत्या का। कोर्ट में केस चला, इन्वेस्टिगेशन हुई और फाइनली सावरकर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। लेकिन जितना सत्य यह है कि सावरकर का कोई रोल गांधी की हत्या में नहीं था, उतना ही सत्य है कि जो गांधी की हत्या करने वाले लोग थे, सावरकर की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। गोडसे जैसे लोग हिंदू महासभा के भी पार्ट थे, जिसके प्रेसिडेंट सावरकर थे। उस टाइम पे गांधी हत्या का सबसे बड़ा खामियाजा महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी को उठाना पड़ा। न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइंस छपने लगी जिसने पूरे हिंदू कम्युनिटी को गिल्ट में डाल दिया। गांधी किल्ड बाय फैनेटिक हिंदू, हिंदू हार्डलाइनर्स किल्स गांधी। माहौल ऐसा हो गया था कि चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था और इसमें सावरकर के एक भाई की भी हत्या हो गई। और इंडिपेंडेंस के बाद सावरकर की एंटी मुस्लिम इमेज कैरी फॉरवर्ड हो गई और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो हीरो होने चाहिए थे विलन हो गए।